हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सेक्शन 5 सेक्शन 6 कवर कर लिया था। आज के जो लेसन में हम सेक्शन 7 कवर करेंगे और इसके बाद में आपको जो मेंस क्वेश्चन बनते हैं ना, सेक्शन 5 के, सेक्शन 6 के और सेक्शन 7 के, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखो, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ डीलिंग विद द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 and section 8 of SRA deals with the circumstances under which a person holding the movable property of a plaintiff without the lawful justification can be sued for the recovery of it। ठीक है, कोई भी बंदा जो है प्लेंटिफ की अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा हुआ है अनलॉफुली विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, उसको हम सू कर रहे हैं कि भैया हमारी पोजेशन वापस कर। ठीक है, सेक्शन 7 के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ जो है, ये प्लेंटिफ है, ये प्लेंटिफ एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, सॉरी ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड होना चाहिए। ठीक है, बस अगर वो अनटाइटल्ड है और वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नेचर की है, यानी कि असर्टेन की जा सकती है और डिस्क्राइब की जा सकती है। ठीक है, असर्टेनेबल है और डिस्क्राइब्ड की जा सकती है, तो उस प्रॉपर्टी का आप रिकवर करवा सकते हो। If the above conditions are fulfilled, then he may recover it by filing an ordinary suit in the manner provided by CPC। ठीक है, और आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 20 CPC का। वो बताता है ना कि सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होगा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। या तो जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ होगा, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वहाँ होगा। ठीक है, अगर देखो, द टर्म एंटाइटल्ड मीन्स हैविंग राइट टू पोजेशन। सच राइट मस्ट बी हैविंग इमीडिएट पोजेशन। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ प्लेंटिव जो है इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड हो, कि उसको अभी के अभी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाद में देते फिरोगे, आप अभी के भी चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक बायर है, बायर ने गुड्स का प्राइस पहले ही पे कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसको गुड्स अभी नहीं मिले, लेकिन उसके पास राइट टू इमीडिएट पोजेशन तो है ना। ही हैज द राइट टू इमीडिएट पोजेशन। ठीक है, देखो आगे क्या आता है कि ये तीन लोग हैं दैट आर एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पहला, ओनर। ओनर के पास तो बंडल ऑफ राइट्स है सारी की सारी प्रॉपर्टी का, है ना, तो उसके पास तो राइट टू पोजेशन तो अभी के भी आ जाएगा। दूसरा दूसरा यहाँ पर ना एक बंदा है जिसके पास स्पेशल और टेम्पररी राइट्स हैं। अभी स्पेशल और टेम्पररी राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको हम बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ये स्पेशल और टेम्पररी राइट्स होने की वजह से ना इसको ये एंटाइटल्ड हो जाता है पोजेशन लेने के लिए। और तीसरा हमारे पास ट्रस्टी आता है। ठीक है, ट्रस्टी, पहले बात कर लेते हैं स्पेशल और टेम्पररी राइट्स का मतलब क्या होता है। देखो, अगर अब क्या होता है एग्जाम्पल, एक होता है बेलमेंट। बेलमेंट में एक होता है बेलर और एक होता है बेली। ये गुड्स अपने देता है किसी पर्पस के लिए, और बेली क्या करता है, गुड्स को सिक्योर करता है। ठीक है, अब बेली जो गुड्स को सिक्योर कर रहा है ना, इसके पास स्पेशल और टेम्पररी राइट्स आ जाती हैं। तो इसीलिए बेली जो है वो पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो, इन केस ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, अ बेली एंड अ प्लेजी हैज अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ ओनर। अब यहाँ पर जो बेलमेंट हुई है वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो वॉलेंटरली और एक हो गई इनवॉलेंटरली। ठीक है, देखो, A pledges certain jewels to B to secure a loan. B is wrongfully dispossessed by C। A ने क्या करा, अपना सोना जो है
वो गिरवी रखा बी को, ठीक है। अब लोन के लिए उसने बी को अपना गोल्ड दिया। अब बी के पास क्या है, स्पेशल और टेम्पररी राइट्स आ गए हैं। जब तक ए अपना लोन नहीं चुकाएगा बी के पास वो पोजीशन रहेगी, ठीक है। बी से क्या हुआ कि बी से सी जो है वो गोल्ड ले गया, डिस्पोजेस कर गया उसको उस गोल्ड से। तो क्या बी इसको सू नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बी के पास क्या है, स्पेशल एंड टेम्पररी राइट्स है। ओके, आगे देखो, आगे आता है ए गेव हिज क्लोथ्स टू ड्राई क्लीनर बी, नाउ सी रॉन्गफुली डिस्पोजेस बी ऑफ दोज क्लोथ्स। ऐसे ही सेम ए ने क्या करा, अपने क्लोथ्स जो है ड्राई क्लीनर को दे दिए, और सी अगर ले जाता है इधर से, तो क्या उस ड्राई क्लीनर के पास हक नहीं बनता सी को सू करने का? हाँ बिल्कुल बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेशल एंड टेम्पररी राइट्स हैं टू फाइल अ सूट। अच्छा, अभी तक तो आपने पढ़ लिया विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। अब आप पढ़ने वाले हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अ पर्सन हैज स्पेशल और टेम्पररी राइट्स टू हैव पोजेशन ऑफ द गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हैविंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, इसे कहते हैं हम इनवॉलेंट्रली बेलमेंट, इनवॉलेंट्रली बेलमेंट, ठीक है। देखो, व्हेन अ पर्सन गेट्स पोजेशन ऑफ गुड्स एक्सीडेंटली और बाय मिस्टेक, ये दो केसेस होते हैं जहां पर आपकी बेलमेंट जो होती है वो इनवॉलेंट्रली बेलमेंट होती है, ठीक है। हाँ ओके, आगे देखो एग्जाम्पल ए जो है, मान लो ए अपना कोट जो है वो बी की दुकान में भूल जाता है। ए फॉरगॉट हिज कोट इन बी शॉप, नाउ बी केप्ट इन सेफ कस्टडी टू रिटर्न इट टू बी, ठीक है। सो रिटर्न इट टू, सॉरी, ए आएगा। अब बी ने क्या करा, बी ने कोर्ट को कस्टडी में रख लिया, तो बी एक तरह से बन गया हमारा, क्या बन गया, बेली, ठीक है। और ए तो हमारा बेलर बन गया, इनवॉलेंट्रली बन गया, ठीक है। तो दिस इज इनवॉलेंट्रली बेलमेंट, बी इज द इनवॉलेंट्रली बेली, ओके। आगे देखो, वेयर अ पर्सन फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन एंड टेक्स देम इन हिज पोजेशन, देन ही इज अ बेली ऑफ दोज गुड्स। अगर कोई बंदा जो है उसको दूसरे के गुड्स जो अनदर पर्सन के बिलोंग करते हैं उसको मिल जाते हैं, फाइंड्स, ठीक है, और उसको अपने पास रख लेता है, तो वो बन जाता है बेली ऑफ दोज गुड्स, ठीक है। Here, the finder of the goods have special or temporary rights to the present possession of the movable property without the consent of the owner, ठीक है। दिस एग्जाम्पल, ए को क्या मिलती है, ए को डायमंड रिंग मिलती है और वो उसको अपनी कस्टडी में रख लेता है। अब बी जो है उसको रॉन्गफुली डिस्पोज कर दे, ए इज हैविंग अ स्पेशल राइट नाउ टू दैट रिंग एंड ही कैन सू बी। समझ आ गया? ये था हमारा स्पेशल और टेम्परेरी राइट्स का टॉपिक। अब बात करते हैं ट्रस्टी के बारे में। ट्रस्टी सिंपल है, ए क्या है, ऑथर है, इसने क्या करा, बी को ट्रस्टी बनाया। सी क्या है, बेनिफिशियरी है। अब इसके पास पड़ी है प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई इसको डिस्पोज कर दे तो ही कैन सू। बस यही है, ट्रस्टी जो है वो इसको सू कर सकता क्योंकि वो ट्रस्टी बना हुआ, बस। अब आता है अगला पॉइंट, इट मस्ट बी अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, another condition under section 7 is that property must be specific movable property, that is the plaintiff can claim possession of specific movable property। प्लेंटिफ जो लेगा वो प्रॉपर्टी जो ले रहा है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब डिटर्मिनेबल और असर्टेन गुड्स विच कैन बी सेपरेटेड, सीज्ड एंड आइडेंटिफाइड। असर्टेनेबल होने चाहिए, डिटर्मिनेबल होने चाहिए, सेपरेट किए जा सकते हैं बड़े बल्क में से, और सीज किए जा सकते हैं और आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ द गुड्स। Significantly, this provision does not cover right to recover money or crop
बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिक गुड्स। तो मनी और क्रॉप जो है अब वो रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते, ठीक है। However, specific rare coins, foreign currencies, and bags of grains are covered under this section. Example देखो एक बार, if A is wrongfully dispossessed of money, he cannot file suit under this act. But if he is dispossessed of ancient coins, not in the use, he can file a suit under this section. ठीक है। अगला पॉइंट आता है, देखो सॉरी 2 बार आ गया। नो सूट इफ प्लेंटिव हैज नो राइट ऑफ इमीडिएट पोजेशन। अगर प्लेंटिव के पास राइट ऑफ इमीडिएट पोजेशन नहीं है तो नो सूट कैन बी फाइल्ड। देखो अंडर सेक्शन 7 सूट कैन बी फाइल्ड बाय द प्लेंटिव if he is entitled to immediate possession. Therefore, where he is the owner but not entitled to immediate possession, then no suit shall lie under this section. Example, A has pledged his jewelry to B. Subsequently, B sells that jewelry to C. Before he is entitled to do so, A, without making payment, files a suit against C to recover possession. He will not succeed and his suit will be dismissed as he is not entitled to possession. पहले वो क्या करे, पहले वो पेमेंट करे, फिर वो एंटाइटल्ड बने। जब वो एंटाइटल्ड बन जाएगा इमीडिएट पोजेशन के लिए तभी वो सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो यहाँ हमारा टॉपिक कवर होता है एसआरए का सेक्शन नंबर 7।